सभा में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदित्य तिवारी परास्नातक हिंदी साहित्य के प्रथम छमाही का विद्यार्थी हूँ। आज हम जिस व्यक्तित्व के जयंती के उपलक्ष्य पर सभी एकत्रित हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनके संबंध में संक्षिप्त रूप से कुछ कहना पड़े तो इतना कहना पड़ेगा कि 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर से हुई थी। इसके आगे मैट्रिक की शिक्षा कायस्थ पाठशाला से इन्होंने पूरी की और तत्पश्चात स्वाध्याय से इन्होंने बांग्ला, हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में भाषा और साहित्य का गंभीर रूप से अध्ययन किया। मैं जब पहली बार आचार्य शुक्ल की पुस्तक को उठाकर 2-3 पृष्ठ पलटकर देखने लगा तो मुझे भारतीय काव्यशास्त्र में एक संप्रदाय हुआ है जिसका नाम है वक्रोक्ति संप्रदाय। आप सभी परिचित होंगे, जिसके आचार्य या प्रवर्तक कुंतक हैं। तो वहाँ एक सूत्र आया है, वैदग्ध भंगी भणिति। तो मैं तब तो बड़ा अचंभित हो गया था, पर अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ और उन्हें पढ़ता जा रहा हूँ तो आनंद आ रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और बात को ना ज़्यादा लंबा खींचते हुए गोविंद भैया को बुलाना चाहूँगा, जो आचार्य शुक्ल पर अपने कुछ विचार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज आचार्य शुक्ल जी की जयंती है। उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि आचार्य शुक्ल महान इतिहासकार रहे, निबंधकार रहे, इतने ही बड़े आलोचक रहे। इन सब के बावजूद जब हम आचार्य शुक्ल के इतिहास को ही उनके इतिहास को देखते हुए ही हम लोग बड़े हुए। जब भी हिंदी साहित्य में हम फर्श पर जाते हैं तो बिना हिंदी साहित्य के इतिहास के हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। दरअसल वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिख भी नहीं रहे थे। हिंदी शब्द सागर की भूमिका उन्होंने लिखी और वही बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास बाद में आगे चल करके हो गया। और उनकी जो रचना धर्मिता है या उन्होंने जो लेखन कार्य किया वो सीमित दायरे में नहीं रहा। कभी इतिहास लिखे, निबंध लिख रहे थे, आलोचना लिख रहे थे और निबंधों में भी हमारे मन के जितनी भावनाएं हैं उन सभी भावनाओं को केंद्र में रखकर उन्होंने लिखा। लज्जा है, घृणा है, भय है, तो जो भी हमारे मन में ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती गई उन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने लिखा। जहाँ तक साहित्य के इतिहास लेखन की बात है तो साहित्य के इतिहास उससे पहले भी लिखा गया, उनके बाद भी लिखा गया। लेकिन उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक व्यवस्थित ढांचा बना करके हम उनके सामने दिया कि इस रूप में है, इस रूप में आपको उनको पढ़िए। लेकिन जब भी हम इतिहास लेखन की बात करें, आज मैं पत्रकारिता की क्लास कर रहा था तो अशोक नाथ त्रिपाठी सब पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की एक सीमा होती है, पत्रकारिता की भी एक सीमा होती है, हमें उसका उल्लंघन नहीं करना होता है। तो इतिहास लेखन की भी या इतिहासकारों की भी अपनी एक सीमा होती है, हमें उस सीमा से बाहर नहीं जाना होता है। आचार्य शुक्ल जब इतिहास लिख रहे थे तो जब भी उनके इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम कहीं न कहीं तुलसी को लेकर के बायस्ड हैं, तुलसी को लेकर आगे जा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें पीछे छूट जा रही हैं। कबीर छूट जा रहे हैं, मीरा छूट जा रही है। छायावाद को तो उन्होंने गजब धोया। उसी छायावाद में महादेवी भी आती है और महादेवी ने जो अपने दुख का वर्णन किया वह केवल महादेवी वर्मा की दुख नहीं, महादेवी वर्मा का जो दुख है वह जो भी महिलाएं अपने घर से बाहर निकल करके
अपने जंजीर या दीवार को तोड़ करके आगे निकली, उन सभी महिलाओं का दुख उसमें शामिल है। और जब वो कहती है कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटा चले, तो इस तरह से जो है नहीं देखा जाना चाहिए था, लेकिन देखा गया। केवल ये कहा गया कि ये मधुचर्या कवि है। तो छायावाद के जो कवि थे केवल मधुचर्या कवि नहीं थे। उस समय हम औपनिवेशिक सत्ता के गुलाम थे और देश में आज़ादी को लेकर के बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे थे। 1918 से 1936 के बीच में बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं हुई और छायावादी जो लेखक थे उन्होंने उन सारी चीज़ों को भी लिखा। महादेवी भी लिखती है जाकर उसको दूर जाना, निराला भी लिखते हैं। तो इस रूप में उसको देखा जाना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदी विश्वविद्यालय है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि आचार्य शुक्ल जो है महान थे, महान साहित्य इतिहासकार थे, महान निबंधकार थे, और भी बहुत लोग हिंदी साहित्य में महान हुए। महान होने में और अच्छा होने में फ़र्क है। महान वो है जो एक नई परिपाटी तैयार करता है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है, एक ज़मीन तैयार करता है। आचार्य शुक्ल भी ज़मीन तैयार कर रहे थे और उस रूप में अगर देखा जाए कि जो नई परिपाटी लाने वाले लोग हैं, जो नई ज़मीन तैयार करने वाले लोग हैं, उनमें भारतेंदु भी है, प्रेमचंद भी है, फणीश्वरनाथ रेणु भी है। तो इन सारी चीज़ों को भी देखा जाना चाहिए। इसके बावजूद जो है कबीर को लेकर के, कबीर मेरा पीछे छूट गए, कबीर को भी यहाँ अब जैसे साहित्य के इतिहास में कबीर के साथ जो हुआ, लेकिन बावजूद इसके जो महान लोग हैं, जो महान रचनाकार है, इसके बावजूद याद किए जाते रहेंगे। भारतेंदु याद किए जाते रहेंगे, आचार्य शुक्ल याद किए जाते रहेंगे, रेणु याद किए जाते रहेंगे, ये सारे लोग याद किए जाते रहेंगे। अंत में उनकी जयंती पर फिर उन्हें प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद गोविंद भैया, आपने बहुत गंभीरतापूर्वक अपनी बातों को सभी के सामने रखा और सभा की शांति बता रही थी कि सभी ने बहुत ध्यान से आपकी बातों को अपने मन में उतारा। आगे के क्रम में मैं खुशहाल सिंह को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और आचार्य शुक्ल पर अपनी बातों को रखें। मेरा वाला वीडियो अपलोड मत कर दीजिएगा। इतना डरते हो? हिंदी पढ़ते हो डरते हो? हिंदी वालों से ही डर लगता है। कॉपीराइट का मामला लगेगा क्या? सभी बड़े भैयाओं को नमस्कार, दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती पर एकत्रित हुए हैं। अब तक जितनी भी जयंतियाँ हुई वो सारी कवियों की थी, तो उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना बड़ा आसान रहता है। कविताएं पढ़नी, कविताएं सुननी, सुनने वाले भी खुश रहते हैं, पढ़ने वाले खुश रहते हैं, सही माहौल रहता है। अब क्योंकि आलोचक की जयंती है तो एक डर हमेशा बना रहता है कि आप जो भी बोलेंगे थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। ये डर हमेशा रहता ही, तो मेरे साथ भी यही था। खैर, जैसा कि अभी बात हो ही रही थी, सिलेबस मैंने बहुत कम पढ़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से उतना वास्ता तो नहीं है, पर जितना भी पढ़ा है उसमें एक बात साफ दिखती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आकाश आप देखते हैं, तारे आपको दिखते हैं, चांद आपको दिखता है, आप कितना ही कुछ भी कर दीजिए लेकिन चांद आपको दिख ही जाएगा। तारों के बीच में चांद आपको दिख ही जाएगा। अमावस की रात को भी आपको चांद भले ही ना दिखे लेकिन उसकी कमी जरूर दिख जाएगी, तो जिक्र उसका आ जाता है, चाहे कमी के रूप में आए और चाहे दिखने के रूप में आ जाए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में तमाम तरह की चीज़ें हैं। आज आप देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत सारी धारणाओं पर सवाल खड़े किए, जायज़ भी थे, ठीक भी थे। उसके बाद के बहुत सारे आलोचकों ने भी ऐसी बहुत सारी बातें अपने हिसाब से की और ठीक भी था, पर उसके बावजूद भी हम उनके लिखे हुए को नगण्य नहीं कर सकते। ओशो के बारे में एक लाइन आती है, आपने इंस्टाग्राम में, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, चलती रहती है बातें, आपने सुना होगा ओशो के बारे में कि यू कैन अप्रिशिएट हिम, यू कैन क्रिटिसाइज हिम, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम। आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं करते। हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो नाम है। आप उनकी तारीफ़ कर दीजिए, आप चाहे उनकी आलोचना कर दीजिए, लेकिन आप उसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वही नाम है। मैंने कहा कि आकाश में चांद की तरह हैं, हमारे लिए हमेशा काम आते रहेंगे। जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं हमें
थोड़ा बहुत जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमें ये कहा गया कि आप जब भी आंसर लिखने बैठे हो, आपको लग रहा है कि मेरा आंसर जो है डूब रहा, मेरा उत्तर डूब जाएगा और नंबर नहीं मिलेंगे, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख के कोई भी अपनी पसंद की एक उक्ति लिख दीजिए, आपका उत्तर डूबते डूबते बच ही जाएगा। तो डूबते को तिनके का सहारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिलेबस में दे ही देते हैं और सिलेबस के परे भी देते हैं। एक और दिन, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कथाकार और कवि और बहुत बड़े साहित्यकार शेखर जोशी जी की पुण्यतिथि थी। तो क्योंकि अपनी बात को थोड़ा रुचिकर करना था, तो और क्योंकि शेखर जोशी को याद किया जाना भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं उनकी एक कविता, छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ और इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। उनकी कविता है कारखाना। हम भ्रष्टाचार पर बहुत बहस करते हैं कि भ्रष्टाचार होता है और मजदूरों का शोषण भ्रष्टाचार के द्वारा होता है, इस तरह की तमाम बातें चलती है। कारखाना कविता सुनिए, आपको समझ में आएगा कि भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है। अभी 8 बजे की घंटी बजते, अभी 8 की घंटी बजते, भूखा शिशु सा चीख उठा था मील का सायरन। उपमा देखिए आप, भूखा शिशु सा चीख उठा था मिल का सायरन, और सड़क पर उसे मनाने नर्स सरीखी दौड़ पड़ी थी, श्रमिक जनों की पात यंत्रवत यंत्र वेग से। ये कविताएं तब लिखी जा रही है जब भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है। नर्स सरीखी दौड़ पड़ी थी, श्रमिक जनों की पात यंत्रवत यंत्र वेग से। वहीं गेट पर बड़े रौब से घूम रहा है फोरमैन भी, घूम रहा है फोरमैन भी, कल्लू की वह सूखी काया शीश नवाती उसे यंत्रवत। आवश्यक है यह अभिवादन, ताना देखिए कि आवश्यक है यह अभिवादन, सविनय हो या अभिनय केवल, क्योंकि यंत्र क्रम से चलता श्रम, गुरु यंत्रों की रगड़ ज्वाल से तप जाए न यंत्र लघुत्तम। गुरु यंत्रों की रगड़ ज्वाल से तप जाए न यंत्र लघुत्तम, है विनय चाटुता तेल अत्युत्तम। धन्यवाद। धन्यवाद खुशहाल भाई, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो आपने शुरू में तारों का उदाहरण दिया और अंत में हम जिस कवि को भूल ही चुके थे, एक तरीके से शुक्ल की छाया में वो ढक चुके थे, आपने उन्हें रोशनी में लाने का कार्य किया। इसके लिए आपको एक बार फिर से तालियां। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जहाँ शुक्ल कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तो इससे पहले भी जहाँ गारसा द तासी इस्तवार द लाल एप्टीट्यूड एंदुई हिंदुस्तानी लिखते हैं, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर लिखते हैं, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखते हैं, और आगे चलकर कई विद्वान आते हैं और लिखते चले जाते हैं साहित्य ग्रंथ को अपने अपने तरीके से। पर जहाँ शुक्ल चित्तवृत्ति की बात करते हैं, शायद ऐसे विद्वान प्रथम होते हैं जो इसके आधार पर अपने ग्रंथ को सजोने का कार्य करते हैं। इसी क्रम में मैं आगे रागिनी कुमारी जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और शुक्ल जी के विषय में कुछ बातें कहें। तालियों के साथ आप सभी उनका स्वागत कीजिए। आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक कथाकार, कविकार, कहानीकार, एक अच्छे कवि थे जिनकी आज जयंती है। परंतु मैं आज रामधारी सिंह दिनकर के एक कविता आप सभी को सुनाना चाहूँगी, जो उसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। इस कविता में वो बताते हैं कि हमें कोई भी कार्य करने, जो भी हमारा कार्य है, जो भी हमारा काम है, उसे समय पर कर लेना चाहिए, जिससे कि अगर उस कार्य को समय के बाद करें तो उसका कोई मूल्य नहीं बचता। तो हम अपनी कविता की शुरुआत करते हैं। निज जीवन के संघर्ष में, निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, निज जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब
फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, तब फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई मोल नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहाँ, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवानी से आहत हो, भीतर एक छलनी से हो जाए, फिर बात करे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधना चाहे जितनी हो पर काया रोगों का घर हो, सुख साधना चाहे जितनी हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रागिनी जी। मैं इसी के साथ आगे के क्रम में सोनू शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा। आप सभी तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सबको नमस्कार। हिंदी आलोचना के आधार स्तंभ आचार्य शुक्ल जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। आलोचक तो हैं ही शुक्ल जी, लेकिन वे एक बड़े निबंधकार भी हैं, साहित्य इतिहासकार भी हैं, कोशकार भी हैं, संपादक भी हैं। इस रूप में हमें उन्हें याद करने की ज़रूरत है। मैं अपनी बातचीत शुक्ल जी की निबंधों पर केंद्रित करते हुए उनका एक प्रमुख निबंध है कविता क्या है, उस पर बात करूँगा। देखिए, साहित्य इतिहास दृष्टिकोण पर बात खूब हुई है। उन्होंने कवि को छोड़ दिया, तमाम बातें हैं। बाद में आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने उनकी आलोचना भी की और कवि नामक ग्रंथ भी लिखा। तो ठीक है, शुक्ल जी को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ ही हमें चलना होगा। देख लीजिए, उनके ऐसा इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है, किसने नहीं लिखा है। तमाम लोगों ने लिखा। हिंदी साहित्य का उछलना इतिहास तक आ गया है, आधा इतिहास तक आ गया है, लेकिन वैसा ग्रंथ किसी ने लिख नहीं पाया, किसी ने लिखा नहीं। और इस मामले में थोड़ा सा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि 2 वर्ष वहाँ मुझे पढ़ने का अवसर मिला है, जहाँ वे अध्यक्ष थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। वो मैंने उनकी कुर्सियों को देखा है, उन्हें भी देखा है, खैर उनकी तस्वीरों को देखा है। तो शुक्ल जी सबसे पहले निबंधकार के रूप में सामने आए। 1909 में वे विचार विधि लिखते हैं। वही निबंध संग्रह जो है वो 1929 के करीब में आकर के चिंतामणि भाग 1 से प्रकाशित होता है। इसमें 17 निबंध है। आप देखेंगे इन निबंधों में लगभग 10 से 11 जो निबंध है वो मनोवैज्ञानिक निबंध है। इसमें देखिएगा आपकी करुणा की बात कर रहे हैं, विभिन्न मनोभावों की बात वो कर रहे हैं, मनोविकारों की बात कर रहे हैं। देखिए एक इतिहासकार कैसे वो, साहित्य इतिहासकार कैसे वो विज्ञान को भी ले आता है और विज्ञान से ऊपर वो भावों को पकड़ते हैं। हमारे सामने मनोविश्लेषणवाद है 1856 में जो फ्राइड का आया था, एक तो वो है, उनके सामने एक वो है, इलियट है सामने, और दूसरा है कि संस्कृत साहित्य शास्त्र उनके सामने है। इन सब के बीच में से अलग प्रतिमान बनाते हुए एक भाव की वो बात करते हैं, जो रस मीमांसा में वो रस रसा की बात भी करते हैं। तो ये है। और हम जानते हैं कि उनके निबंध संग्रह बाद में चल के 4 भागों में विभाजित हो गया। उसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वगैरह द्वितीय भाग, तृतीय में नामवर सिंह है, उन्होंने संपादन किया है, और चौथे भाग का संपादन प्रकाश सिंह वगैरह ने किया है। ये सब है। तो हम देख सकते हैं कि उनके निबंधों का वो भावात्मक लिख रहे हैं, वर्णनात्मक लिख रहे हैं, और इन सब को लिखते हुए एक शैली का प्रयोग करते हैं। जानना बहुत आवश्यक है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ BA के हैं, कुछ MA के हैं, हमारे भैया PhD के हैं। 2 शैलियाँ हैं, एक समाज शैली और एक व्यास शैली। समाज हम सब पढ़े हैं, संक्षेप में करके बताना। देखिए शुक्ल जी कैसे निबंध लिख रहे हैं, पहले परिभाषा दे रहे हैं, फिर उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसके बाद सारांश बता रहे हैं और संक्षेप में बता रहे हैं, सूत्रों में अपनी बात करते हैं शुक्ल जी। ये उनकी समाज शैली है। व्यास शैली हम जानते हैं, आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जो ललित निबंध है उनके, वो व्यास शैली है। बढ़ा चढ़ा के नहीं कहेंगे, विस्तार पूर्वक वो लिखते हैं। ये 2 शैलियाँ हैं।
तो शुक्ल जी एक निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं, आलोचक तो हैं ही, उनके ख्याति आलोचक के रूप में तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है कि एक निबंधकार के रूप में भी उन्हें पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। और हमारे हिंदी विभाग में तो कहते थे, नामवर सिंह जो यहाँ के प्रथम कुलाधिपति थे, वे कहते थे कि मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ रोज़, और रामचंद्र शुक्ल की किताब को, हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर रखता हूँ सिरहाने, और ये कविता क्या है रोज़ पढ़ता हूँ मैं लगभग। तो हमें भी देखते रहने की आवश्यकता है। खैर, अब मैं उनका जो निबंध है कविता क्या है उस पर मैं आता हूँ। देखिए शुक्ल जी मनोविज्ञान से इतर एक ऐसा प्रतिमान स्थापित करना चाह रहे हैं। तो उसमें हम देखिए कि भारत गुलाम है और विपनिवेशीकरण की प्रक्रिया से गुजरना है शुक्ल जी को, और सामने दो तरह का औपनिवेशिकता है, एक तो है आंतरिक और एक है बाह्य। इन दोनों से लड़ना है शुक्ल जी को। और ऐसे में हम खूब कहते हैं कि शुक्ल जी ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था लिखी है, उसमें उन्होंने तुलसी को स्थापित कर दिया, कबीर को हटा दिया। ठीक है, उनकी कुछ सीमाएँ हो सकती है, लेकिन समय की ज़रूरत भी है, समय थी। मैं खुद कबीर विशेष का विद्यार्थी रहा हूँ। कबीर को हालांकि शुक्ल जी लिखना चाह रहे थे, कबीर को नहीं लिख पाए। तो कविता क्या है निबंध पर मैं बात करूंगा। देखिए इसमें एक बात वो कहते हैं शुक्ल जी कि नाद सौंदर्य से ही कविता की आयु बढ़ती है। पूरे भक्ति काव्यों को आप देख लीजिए, कविता और संगीत की जो एकात्मकता है, एक रूपता है, वो हमारे सामने है। कबीर की कविता, तुलसी की कविता क्यों इतनी लोकप्रिय हुई? आज तक हमारे कंठों में बसी हुई है कविताएं। आज कितनी कवियों में कविताएं हमें याद है, आज खुद कवि अपने मोबाइल से देख करके पढ़ते हैं और भूल जाते हैं फिर। तो देखिए जो संगीतात्मकता है, नाद सौंदर्य है कविता का, वो कविता में होना चाहिए। अब देखिए आप कहें कविता क्या है, तो हमारे सामने संस्कृत साहित्याचार्यों की परिभाषाएं हैं, शब्दार्थो सहितो काव्यम, रसात्मक वाक्यम काव्यम, तमाम है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इलियट है, तमाम लोगों का है। लेकिन शुक्ल जी इन सब के बीच में सरल शब्दों में हमें समझाना चाहते हैं कि कविता क्या है और कविता की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि अभी संकटग्रस्त होता जा रहा है मनुष्य भी संकटग्रस्त होता जा रहा है। दूसरी बात वो कहते हैं कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। इसी निबंध में वो लिखते हैं, ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। देखिए वो ज्ञान का अर्थ बुद्धिवाद से नहीं है। और मैं बताना भूल गया कि वो इस निबंध की भूमिका में कहते हैं कि हृदय चली है पर बुद्धि को भी साथ लेकर। देखिए हृदय और बुद्धि दोनों को साथ लेकर चलना होगा। हम सिर्फ बुद्धिवादी हो जाएंगे या सिर्फ भावुक हो जाएंगे, भावनात्मक रूप से बह जाएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ हम क्रांति करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, हमें भावनाओं के साथ भी चलना होगा। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र यही कहता है। पूरा संरचनावाद को देख लीजिए, भाषा को लेकर वो क्या कहता है, ये भी एक बात है। तो हृदय चलिए पर बुद्धि को भी साथ लेकर, तो हृदय और बुद्धि दोनों की एकरूपता को समझाते हैं। और देखिए वो एक जगह लिखते हैं कि विरुद्धों का सामंजस्य ही कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। दो विरोधी चीज़ें हमारे सामने हैं, उन दोनों को साथ लेकर चलने की जो बात है वो कहते हैं। खैर, तो ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और भावना दोनों को हमें साथ लेकर चलना होगा। आगे वो कहते हैं कि जिस प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। देखिए रसवादी आचार्य हैं, रस मीमांसा जैसे ग्रंथ लिख रहे हैं वो। और ये हृदय की मुक्तावस्था है क्या? इस समय आप देख लीजिए कि स्वच्छंदतावाद का प्रभाव भी हो सकता है। मैं 1-2 मिनट और लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो सही है, हाँ होगा, समय हो जाएगा तो बता दीजिएगा मुझे। तो देखिए ये हृदय की मुक्तावस्था क्या है। हृदय मतलब वो हार्ट, उसका सेंस हार्ट नहीं है। देखिए शुक्ल जी की सबसे कठिन कविताओं में निबंधों में ये है कविता क्या है। इसे जो समझ लिया, समझिए कि साहित्य का आधा भाग वो समझ लिया, और इसे रोज़ पढ़ते रहना चाहिए। मैं तो बहुत बार पढ़ा हूँ उसको, और समझने का थोड़ा थोड़ा प्रयास किया हूँ, और समझाने का भी थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए हृदय की मुक्तावस्था क्या है। हृदय, सबसे पहले हृदय को समझना होगा। हृदय सहृदयता से है, उस हार्ट के सेंस में नहीं है। और कितने लोग सहृदय हैं। हमें मुक्तावस्था क्या है, तमाम संकीर्णताएँ हैं, हमारे मनोभावों पर एक पर्दा पड़ गया है, संकीर्णताओं का, जाति का, धर्म का,
तमाम संकीर्णता है, इसे हटाने की वो बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। देखिए रस तक हम खींच कर ले आते हैं और वो काव्यानंद की बात कर रहे हैं। काव्य केवल विचारों से नहीं बनता है, उसमें जब तक रस नहीं है, छंद नहीं है, अलंकार को भी ले आते हैं, खैर शुक्ल जी तो इसे नहीं मानते, वो रस दशा की बात करते हैं, भाव लय ये कविता में होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जगह इसी में वो कहते हैं कि देखिए कोई भी सजग कथाकार, आलोचक, निबंधकार या साहित्यकार हम कह लें, वे जो होते हैं वे अपने समय के संकटों को पहचानते तो हैं ही और उससे कहीं दूर भी पहचानते हैं संकटों को। तो कालजयी कथाकार होते हैं, कालजयी रचनाकार होते हैं, कालजयी साहित्यकार होते हैं। शुक्ल जी अपने समय में कैसे कविता के संकटों को पहचानते हैं, एक जगह लिखते हैं इसी निबंध में वो कि ज्यों-ज्यों हम लिखते हैं, हाँ, ज्यों-ज्यों हमारे वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आज हम मास्टर्स कर लेते हैं, PhD भी कर लेते हैं, कविता की समझ नहीं है। कविता हम नहीं पढ़ते, निरालाई कविताओं को हम नहीं पढ़ते हैं, हम कबीर को नहीं पढ़ते हैं, तुलसी को कितने लोगों ने समझा है, मीरा को कितने लोगों ने समझा है। सिर्फ परीक्षा में पास करके 80% आ गया, उस बच्चे से पूछिए कि तुलसी ने जो बात कही है समझाइए, हमें नहीं समझा पाएगा। तो हमें उसमें डूब कर पढ़ने की आवश्यकता है। समकालीन कविता हम खूब पढ़ते हैं, लेकिन हमें अपनी जो अपनी परंपरा में जितने भी कवि हुए हैं, नागार्जुन को पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये कहते हैं कि हाँ, यहाँ में था कि हाँ, तो कवि कर्म कठिन होता जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि आजकल कवि कर्म कठिन हो गया है? तमाम कवियों के बौछार आ गई है, सब कविता ही लिख रहे हैं। कविता की समझ कितनी है? गद्य लिखना कविता नहीं है। ठीक है, उसमें लयात्मकता है, लेकिन कविता का तत्व तो बचा रहना चाहिए ना, ताकि आपकी कविता एक लंबे समय तक याद की जाए। ये बात उसमें होनी चाहिए। समय की भी सीमा है, लेकिन मैं एक बात और कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। ऐसे तो कविता ये जो है निबंध बहुत बड़ा है। हाँ, कविता की आवश्यकता पर वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। देखिए, कविता की ज़रूरत को कवि महसूस करते हैं, तो हमें भी। और कविता करती क्या है? अंत में मैं अपनी बात कहूँगा, ये तो आप पढ़ लेंगे निबंध को और ज़रूर पढ़िएगा। जो पढ़ ली अच्छी बात है, दोहराने की ज़रूरत है, नहीं पढ़े ज़रूर पढ़िएगा। तो कविता करती क्या है? कविता मुक्तिबोध लिखते हैं एक जगह की अंतःकरण का आयतन विस्तृत है। कविता हमारे अंतःकरण के आयतन को विस्तृत करती है, हमें एक मनुष्य बनाती है, हमें विवेकवान बनाती है, हमारे आत्मा का परिष्कार करती है, संस्कार करती है, भावों की रक्षा करती है। कहते हैं लिटरेचर क्या है? लिटरेचर एक डॉक्टर ऑफ इमोशंस की तरह है। हम साहित्य के विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, साहित्य का अध्येता हैं, तो लिटरेचर जो है वो इमोशंस को ठीक करने का काम करता है। अब देखिए, तमाम आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, तो लोग यदि क्योंकि लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। किस चीज़ को पढ़ना छोड़ दिए हैं? कविता को पढ़ना छोड़ दिए हैं लोग। देखिए, पहले जो कविता हिंदी में मास्टर्स नहीं करते थे, BA नहीं करते थे, PhD नहीं करते थे, वे भी कविता पढ़ते थे डूब करके। आज लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। कविता से हमारा साबका नहीं रह गया। तो मुझे लगता है कि कविता के साथ हमें रहने की आवश्यकता है, कविता पढ़ते रहने की आवश्यकता है, और जितने मनुष्य अभी हम हैं उससे और अधिक मनुष्य बनते रहने की ज़रूरत है। तभी साहित्य की सार्थकता है, कविता की सार्थकता है, चर्चा परिचर्चा की सार्थकता है। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आप जब कह रहे हैं कि नागार्जुन को पढ़ना चाहिए, तो मैं वहाँ बैठे बैठे सुन रहा था और मेरे मन में अनायासी ये पंक्तियाँ खिल गई कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।
और ना खींचते हुए आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं प्रथम चौधरी को बुलाना चाहूँगा कि वो आएं और कुछ बातें रखें। नहीं यहाँ नहीं है, नहीं अगला नाम, नेक्स्ट अगला नाम। ठीक है, तो प्रथम चौधरी की अनुपस्थिति में मैं नवनीत भैया को यहाँ बुलाना चाहूँगा कि आप आएं और आचार्य शुक्ल जी पर अपने विचार प्रकट करें। धन्यवाद आदित्य। मैं कुछ बोलने के ख्याल से नहीं आया था, तो रामचंद्र शुक्ल, सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल की स्मृति को नमन करते हुए, रामचंद्र शुक्ल को हम याद आज कर रहे हैं, तो रामचंद्र शुक्ल को क्यों याद करें आज? क्योंकि अभी शुरू में गोविंद ने बात की, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास की बात हो या निबंध की बात हो, अभी तक भी ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसका उन्होंने प्लॉट तैयार किया, तो एक बेस तैयार किया। इसके लिए हम रामचंद्र शुक्ल, बाद में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई, रामविलास शर्मा से लेकर रामस्वरूप चतुर्वेदी तक आए, और भी बाद के साहित्यकार आज तक जो लिख रहे हैं, इन सब ने भी बातें की, लेकिन शुक्ल ने एक कहिए तो उसका आरंभ किया। दूसरी बात की, शुक्ल के बहाने कार्यक्रम भले ही शुक्ल पर हो रहा हो, कार्यक्रम भले ही दिनकर पर हो रहा हो, लेकिन इसके बहाने हम और भी साहित्यकारों को याद करें। इसके ये एक बहाना है। जिस तरह विजय देवनारायण शाही ने, जो कि परसों उनकी जयंती होगी, परसों या तरसों शायद 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को, आज दिल्ली में एक कार्यक्रम भी हो रहा है विजय देवनारायण शाही पर, तो विजय देवनारायण शाही को याद करें, रामस्वरूप चतुर्वेदी को याद करें, रामविलास शर्मा को याद करें। एक जो पूरी परंपरा चली, न केवल आचार्य शुक्ल को, उनके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जिन्होंने पूरक का काम किया। मतलब शुक्ल ने यदि छायावाद पर बात की, तो छायावाद पर शायद वो कुछ दिन और जीवित रहते और मुकम्मल ढंग से बात कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक समय का चक्र है। और यह भी हो सकता है कि शुक्ल उस रूप में छायावाद के साथ न्याय नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है, और उस सीमा का वो कहीं ना कहीं, चाहे आप देखिए कि सुनीतानंद पंत को देखिए, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखिए, जो भी कवि हुए, इन्होंने बाद तक भी साहित्य लिखा, 72-70 तक ये साहित्य लिखते रहे, विभिन्न, मतलब कुछ 64 तक रहे, कुछ 72 तक रहे, कुछ 70 तक रहे, लेकिन जो काम इन्होंने छायावाद को लेकर किया, महादेवी तो बहुत समय तक जीवित रहे, लेकिन मुख्य रूप से छायावादी कवित्री ही होकर रहे, यानी कि हर व्यक्ति का एक काल होता है। तो कहीं ना कहीं आचार्य शुक्ल के साथ भी इसी तरह की स्थिति हुई। तो इसी कारण छायावाद, क्योंकि छायावाद अभी उभर ही रहा था, छायावाद पर कोई उस तरह मुकम्मल बहस हुई नहीं थी। छायावाद पर जितनी बहसें हुई वो 50 के बाद ही हुई, चाहे नामवर सिंह ने की हो, या फिर उस समय नंदुलारे वाजपेयी अपने लेखों के माध्यम से, या फिर और उस समय एक और आलोचक है, अभी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, शांतिप्रिय द्विवेदी की, ये सब छायावाद को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन उस रूप में बात नहीं हो सकी। बाद में लोगों ने छायावाद को वो रूप भी दिया, और जो अरूप था छायावाद, उसको कहीं ना कहीं रूप देने का काम किया। और उसी क्रम में फिर जितने आलोचक हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी से लेकर डॉक्टर रघुवंश तक का नाम आता है, इन सब ने तरह तरह से अपनी बातें रखी। तो कहने का मतलब यह है कि इन सबको याद करें हम, इनके माध्यम से कथा सूत्र के रूप में देखें तो रामचंद्र शुक्ल से लेकर आज तक की जो पीढ़ी है, आज अभिशेखर जोशी की बात हुई, इन सब रचनाकारों की बात, तो इन सबको देखने और समझने की ज़रूरत है। तो तब कहीं ना कहीं हम जो ये आयोजन कर रहे हैं, इसकी सार्थकता होगी, और कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम अपने मुकाम तक पहुंच सकेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत भैया, आपने अभी सार्थकता की बात की। मैं वहाँ बैठे सुन रहा था, तो मुझे यूँ ऐसा लगा कि एक सार्थकता ये भी है कि आपको, अमित भैया को, प्रदीप भैया को, आप जैसे भैयाओं को सामने से बैठ करके सुनने का अगर मौका मिले, तो आगे आने वाले दिनों में हमें भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिल जाता है। तो इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अमित भैया को बुलाना चाहूँगा और कोई है तो कि आप आएँ। हाँ, और कोई है तो कोई भी बोलना चाहे तो। हाँ, कोई भी। अब नहीं, ये लास्ट ही है। एक कविता छोटी सी रखना चाहते हैं। नहीं, आप रखिए, किन्हीं और कोई बुलाना चाहे कोई खुला मंच है, कोई अगर अपना धन्यवाद ज्ञापन इच्छा भी कोई खुला है तो आप आए, कोई भी।
जो भी आना चाहता है खुला मंच है। सम्मान आप चलिए कोई बात नहीं, खत्म भी हो जाए। मैं बोलता हूँ। आ जाओ। अच्छा अच्छा, आइए। आपका नाम? अजय। अजय जी के लिए एक बार क्लैपिंग। सोनू जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कि फिर आएंगे नगमों में खिलती कलियां चुनने वाले। मेरी बात को छोड़ दीजिए। अरे आपकी बात कि हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो जो पहली परंपरा की बात हम करते हैं, जब दूसरी परंपरा की बात आप कर रहे थे, दूसरी परंपरा से मेरा तात्पर्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से है, जो कि दूसरी परंपरा की खोज में नामवर सिंह ने उनके हवाले से पूरी बात जो कही, तो कहीं ना कहीं वो पहली परंपरा के विरोध में नहीं था, उसको स्थापित करने के लिए ही था। जब किसी परंपरा का मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी त्रुटि को पूर्ण करने के लिए दूसरी परंपरा आती है। तीसरी परंपरा फिर आती है मयूरगंज दिल्ली से, जिसको लिखते हैं सुदेश पचौड़ी सर लिखते हैं। तो ऐसी परंपराओं के मूल्यांकन में सबसे पहले जो नींव रखी जाती है, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी ढांचे को तैयार होने के लिए उसकी नींव की मजबूती सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और अगर नींव की बात की जाए तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल नींव आलोचना की नहीं रख पाते, शुक्ल युग अगर नहीं चल पाता, तो शायद ही दूसरी परंपरा जैसी कोई परंपरा हमारे सामने। जो हम अपने पूर्वजों से, अपने अग्रजों से जो चीज़ सीखते हैं वो चीज़ हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम आचार्य, एक हजारी प्रसाद जी की एक छोटी सी बात है कि एक बार क्या हुआ, धर्मवीर भारती जी एक इंटरव्यू ले रहे थे एक लड़की से। उन्होंने पूछा कि आप बताइए महादेवी वर्मा जी का विरह बताइए। तो वो हड़बड़ा गई, रो दी। अब इनके हाथ में पेन था कि अब ये रो दी, कुछ बता ही नहीं पा रही है, तो ये उसको अनुत्तीर्ण करने वाले। तब तक हजारी प्रसाद जी आए पीछे से, बोले कि क्या कर रहे हो? तो बोले कि कुछ बता ही नहीं रही है। तो बोले आप उससे बिरहा पूछे, बिरहा की परिभाषा वो क्या दे सकती है? उसने बिरहा की परिभाषा ही आपके सामने प्रस्तुत की है। बिरहा मौन से बताया जाता है, बिरहा की कोई परिभाषा शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। तो यही बात है कि जो चीज़ें आती हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि आलोचना के आधार स्तंभ माने जाते हैं, जो कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, सोनू जी ने एक बात कही जिसका बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि उन्होंने कबीर के साथ न्याय नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हम ये भी देख सकते हैं, अगर रामचंद्र शुक्ल अगर कबीर को, या कई ऐसे कवि रह गए जिनके बारे में चर्चा उन्होंने नहीं की, अगर वो सूत्र कबीर का पकड़ते ही नहीं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नज़र या रविन्द्रनाथ टैगोर की नज़र, जो कि उन्होंने छति मोहन शास्त्री जी के साथ जो 100 कबीर के दोहों पर जो किया था, तो उस पर उनकी नज़र ही नहीं जाती। एक द्विज संस्कार दूसरी परंपरा की खोज में जो कहते हैं कि बनारस जब वो शांति प्रिय द्विवेदी ये छति मोहन जी से मिले या रविन्द्रनाथ जी से मिले, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महामानवों का सागर कहा है भारत। तो किसी न किसी तरीके से परंपरा की शुरुआत, और ये उसी रविंद्रनाथ की बात हो रही है जिस रविंद्रनाथ के प्रभाव से छायावाद को उन्होंने ईसाइयत से कांटेक्ट करके बताया कि इसका वहाँ पे कि ये चीज़ इंटरकनेक्ट यहाँ पे होती है, कि छायावाद पर ईसाइयत की देन है। जो रहस्यवाद रविन्द्रनाथ मानते हैं, भक्ति काल पर कहा ईसाइयत, हाँ, भक्ति काल में ईसाइयत की देन मानी, लेकिन जो छायावाद है, छायावाद को जो वो रविन्द्रनाथ के हवाले से कहते हैं, छायावाद को भी वो रहस्यवाद जो कि वो मानते हैं। पाश्चात्य में रोमांटिसिज्म मानते हैं, रहस्यवाद है और स्वच्छंदतावाद है। 3 चीज़ें हैं इसमें, 3 परिभाषाएं उस समय निकल आई थी सामने। जब मुकुटधर पांडे परिभाषा निकालते हैं, मुकुटधर पांडे ने 4 निबंध लिखे थे 1900। जो छायावाद का जो सबसे पहले नामकरण हुआ था, वो कहीं ना कहीं मुकुटधर पांडे से ही शुरुआत उसकी हुई थी। तब उसके बाद नंद दुलारी वाजपेयी जी आए, शांति प्रिय द्विवेदी जी आए, जनक भी माने जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से आती हैं। तो जैसे शुक्ल जी की, जैसे भैया ने बताया, नवनीत भैया ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि छूट जाती हैं, और किसी का कंपैरिजन हम लोग जैसे करते हैं। हाँ, अगर हम शुक्ल की बात करते हैं तो 3-4 कूट शब्द हमारे दिमाग में होना चाहिए। लोकमंगल, लोकरंजन। एक लोकमंगल क्या है? लोकमंगल उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कनेक्ट करके बताया। लोकरंजन उन्होंने ये हमारे जिन्होंने गीता के वाचक श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने बताया। तो एक तरह से उनके बताने का एक सबसे बड़ा कारण यह था
कि लोक रंजन तभी संभव है जब लोक मंगल होगा। आदमी का पेट भरेगा तभी आदमी किसी मनोरंजन की तरफ जाएगा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं श्री राम को भी उठाया, श्री कृष्ण को भी उठाया। उनके साहित्य में जितने सूर को स्थान मिला, जितना तुलसी को स्थान मिला, देखिए ऐसा नहीं है कि 18 पेज भर देना किसी के ऊपर और कह देना कि ये बात पूर्ण हो गई है और 4 पेज में वो बात कंप्लीट नहीं हो जाती। अक्सर मैंने ये चीज़ देखा है कि जिस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के उस चीज़ की गुणवत्ता को कम करने से बेहतर उस चीज़ का एक कंक्लूज़न निकालना बेहतर होता है। तो आचार्य शुक्ल ने कंक्लूज़न का काम किया। एक बृहद रचनावली में मिश्र बंधुओं का हो जाइए, आप गारसा दातासी हो जाइए, आप चाहे ग्रियर्सन हो जाइए, इन सब को मिला जुला के एक जो मक्खन निकला, जो कि सबसे महत्वपूर्ण था, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। और शुक्ल जी के हवाले से एक बात यही है कि जो चीज़ें हमारे आसपास घट रही हैं, परिभाषाएं बदल जाएंगी। जो वो इतिहास देखे गए, अगर वो मूल इतिहास हमें नहीं मिलता, वो फाउंडेशन हमें नहीं मिलता, तो शायद ही इतिहास की वो चेतना हमारे अंदर जागृत होती। वो विधेयवादी दर्शन शायद हम लोग समझ पाते। 4 दर्शन हैं, अभी 5वां 6वां 7वां जुड़ता जा रहा है। ऐसे समय के साथ साथ चीज़ें जुड़ती जाएंगी। लेकिन अगर आलोचना भी कर रहे हैं या वो भी कर रहे हैं, जैसे तुलसीदास का पूरा जीवन रामचरितमानस है, निराला का पूरा जीवन राम की शक्ति पूजा है, ऐसी जीवन में अगर कहेंगे तो हर किसी कवि का एक ऐसी उपस्थिति होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, चाहे जो भी हो, एक किसे पता था कि एक भूमिका एक इतिहास के रूप में आएगा, जो कि एक बृहद परंपरा को लेके आएगा, पहली परंपरा जिसका नाम रख दे, जिसके नाम से पूरा युग चला जाएगा। किसे पता था ऐसा होगा? ये चीज़ें अचानक होती हैं। और जो कविता की बात आप कर रहे थे, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया। ये आषाढ़ के एक दिन की एक पंक्ति है, और जहाँ से ये भाव उत्पन्न होते हैं, हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा, आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा, तो ये किसी ना किसी से ये ज्ञान दशा और रस दशा जब एक तरह से मिलते हैं, तब एक विराट चेतना की सृष्टि होती है, और वही विराट चेष्टा ही कविता है। कविता क्या है का मूल संदर्भ यही है। एक आदमी को 20 से 22 साल लगता है कविता लिखने में। 1909 से शुरू होकर 1929 में जो कविता कंप्लीट होती है, एक निबंध बहुत बड़ा है, लेकिन वो एक निबंध पढ़ने से आपका 400-500 पंक्तियों की किताब, पेजों की किताब से ज़्यादा आप उससे समझ जाते हैं। वही काम महावीर प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, उनकी परंपरा को। देखिए, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, चाहे हमारे रास्ते क्यों ना एक हो, क्यों ना अलग अलग हो। तो लक्ष्य सबका यही था कि विकास परंपरा को आगे बढ़ाना। श्याम सुंदर दास ने जो काम किया उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, इनके काम को इन्होंने आगे बढ़ाया, और काम करते 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 बच्चन सिंह तक आते आते चीज़ें बदलती गई, जुड़ती गई। कुछ उसमें इसी को परंपरा कहते हैं। परंपरा और रूढ़ में यही चीज़ अंतर होता है। रूढ़ स्थापित हो जाता है, परंपरा में पॉजिटिव चीज़ें जोड़ी जा सकती है, नेगेटिव चीज़ें घटाई जा सकती है, और यही परंपरा का मूल्यांकन होता है, जो कि रामविलास शर्मा जी कहते हैं अपने परंपरा के मूल्यांकन किताबों में, इन्हीं बातों को कहते हैं। और जितने भी आलोचक हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हो गए, और ये मैं अंत में कुछ किताबें आपको बताना चाहूँगा, भैया लोगों को पता ही होगा, जिसके बारे में जो जूनियर जो हमारे जस्ट आए अभी, उन लोगों के लिए नंद दुलारे वाजपेयी की हिंदी हिंदी की 20वीं शताब्दी है। एक आलोचना के आधार स्तंभ रामचंद्र तिवारी का है। और अगर आपको शुक्ल जी को पढ़ना है तो आपको प्रारंभ रामविलास शर्मा के आचार्य शुक्ल से करना होगा, फिर आप मलयज तक जाएंगे, मलयज के बाद आप फिर इधर आते आते नामवर सिंह की परिभाषाएं पढ़ेंगे। कोई किसी को छोटा या बड़ा दिखाने का वहाँ पे प्रयास किया ही नहीं गया है। उनकी जो कमियां थी उनको बता के आगे कि ये हो सकता था। जैसे कि हमारे समय पे, पिताजी के समय पे जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती थी, हम उसको पूरा कर रहे हैं। हम अपने पापा को ये नहीं कह रहे कि पापा आपसे छूट गया, पापा हम इसको पूरा करके आपको ही कंप्लीट कर रहे हैं। बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा वक्तव्य अजय पोद्दार जी का। और जब आप ग्रियर्सन की बात कर रहे थे, आचार्य शुक्ल की बात कर रहे थे, तो एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि शुक्ल ने ग्रियर्सन शिव सिंह सरोज को कविवृत्त संग्रह, ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बड़ा कविवृत्त संग्रह, और मिश्र बंधु विनोद को प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहकर संबोधित किया है। तो वो अपने से पहले सभी साहित्य ग्रंथों को कविवृत्त संग्रह कह के ही जानते हैं। तो इसी के साथ बात को और ना ज़्यादा खींचते हुए अमित भैया आइए और अपने विचार प्रकट कीजिए।
है नीरज जी। हाँ, थोड़ा हल्का सा लाइट के पास जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले तो हम सब अपने लिए एक बार ताली बजाएं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बात करना, मुझे लगता है कि जैसे ही नाम आता है तो एक बड़े आलोचक, और इस पर जितनी भी बातें की जाए मुझे लगता है कि पूरी नहीं होगी, कम ही होगी। सवाल यह है कि हम रामचंद्र शुक्ल जैसे जो भी हिंदी आलोचना के शिखर स्तंभ रहे, हम उन्हें क्यों याद करें, सवाल यह पड़ा। और सवाल उसका उत्तर भी हम सबको पता है कि हम उनकी जो रचना धर्मिता है, उनका क्या योगदान है हिंदी आलोचना में, उनको याद करने के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि उनकी क्या कमियां रही, उन पर भी बात हुई, मुझे अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हो चुकी है, तो इसलिए ज़्यादा मुझे लगता है बोझिल भी नहीं होना चाहिए। अभी बात ख़त्म हुई, उनकी बात से ही शुरू करता हूँ। आदित्य तिवारी जी, सही है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सबने अच्छी बात कही, सबको मैं जोड़ रहा हूँ बस अपनी बात के साथ। और इन्होंने तो कहा कि मिश्र बंधु और गिरियर्सन, इसके बाद शिव सिंह सरोज, ये तीनों एक तरह से उसे कविवृत्त का पिटारा कहा गया। यानी पहला काम सबसे बड़ा, पहला या कहें कि कई कामों में एक बड़ा काम रामचंद्र शुक्ल ने यह किया कि कविवृत्त का जो पिटारा चल रहा था साहित्य में, इतिहास लेखन में, उसको उससे मुक्ति उन्होंने दिलाई। यह बड़ी बात है। ये अच्छाई पर बहुत बात हुई, इसलिए मैं थोड़ी अच्छाई पर भी तब फिर उस पर भी बात करूँ। दूसरी बात की आप देखें, सबने चर्चा की कि शब्द सागर की भूमिका के रूप में, वो शब्द सागर सोनू जी ने बहुत अच्छा डिटेल से बताया था, बहुत व्यापकता के साथ, कि उनके संपादक, प्रधान संपादक श्याम सुंदर दास थे, सही हूँ मैं, वो शब्द सागर, वो कोश जो तैयार हो रहा था, उस कोश में रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ भूमिका लिखी। अब सोचिए यह कितना सुखद आश्चर्य है हम लोगों के लिए कि सिर्फ एक भूमिका, जिसका नाम क्या था, हिंदी साहित्य का विकास। यह एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया आप लोगों के लिए कि मतलब नेट की दृष्टि से सब बच्चे हैं यहाँ, कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा वो जो प्रकाशित हुआ, वो शब्द सागर, उसमें भूमिका सबसे पहले इसी नाम से, हिंदी साहित्य का विकास नाम से वह किताब आई, वह कोश आया। तो वही किताब 1929 में वो हिंदी साहित्य का इतिहास पे सभी लोग जानते हैं। दूसरी बात कि हम उनसे यह भी देखें कि कई भाषाओं के जानकार थे वो, हिंदी के जानकार तो थे ही, सब लोग जान रहे हैं, हिंदी के बड़े लेखक होंगे ही। ये उनको उर्दू भी आती थी, उनको उस समय ब्रज भी आती थी, अवधी आती थी। इन सब का जो काल याद करें हम लोग कि वो एकदम वो खड़ी बोली का समय है। खड़ी बोली जब अपने प्रगति पर थी, चरम पर थी, एक तरह से विकास का काल था, यह भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अधिक से अधिक भाषाओं के जानकार जो भी जितने हुए, हमको सीखना चाहिए हम सबको कि हमें भी एक से अधिक भाषा है। मैं खुद प्रयास करता हूं कि किसी तरह मतलब आगे अपनी भाषाएं अधिक से अधिक सीखूं। तो इसलिए भी रामचंद्र शुक्ल बड़े थे। मैंने क्या क्या कहा, हिंदी अंग्रेजी के भी जानकार थे, उर्दू के जानकार थे, फारसी के भी जानकार थे, संस्कृत तो अपनी है ही, वो तो उस समय तो सब लोग जानते ही थे। तो बांग्ला के भी जानकार थे। बांग्ला में कम लोग, चर्चा नहीं हुई, बता देता हूँ, शशांक नाम से उनका उपन्यास आया, बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने उपन्यास का अनुवाद किया। सही हूँ ना मैं? एकदम। दूसरी बात छूट रहा था, कुछ कवि भी थे, उन्होंने कहा सोनू जी ने, कवि भी, मैं एक कविता भी 4 लाइन की सुनाऊंगा लास्ट में। और निबंधकार थे ही, आलोचक थे ही, इसके बाद संपादक भी थे और उपन्यासकार जो अनुवाद के रूप में थे, यह बड़ी बात है। इसके बाद मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, इतिहास लेखन है, जब उनका इतिहास ही हम लोग जानते हैं। जैसे जब भी हम रामचंद्र शुक्ल का नाम लेते हैं तो सबसे पहली छवि क्या बनती है, इतिहास का। जैसे याद रामचंद्र शुक्ल, सबके बच्चों के जहन में हिंदी साहित्य का इतिहास तुरंत वही दिमाग जाता है कि अब जैसे कहते हैं तब क्या याद आता है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत याद ही रहता है सबको। आप लोग भी साथ दे देंगे यदि भूलूंगा तो। वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यह निश्चय है कि वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के इतिहास में भी परिवर्तन होगा। सही है ना?
आदि से, आगे और बता रहा हूँ, आदि से अंत तक चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साहित्य की जो साहित्य इतिहास की परंपरा को देखना, सामंजस्य की तरह देखना, यदि मैं ठीक ठीक बोल पा रहा हूँ, उसे ही साहित्य का इतिहास सही हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी परिभाषा उन्होंने दी। साहित्य का इतिहास की परिभाषा इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता है कि हो सकती है रामचंद्र शुक्ल की यह परिभाषा। अब इसी पर बात की जाए तो बहुत बात हो सकती है, समय कम है। जैसे देखिए उसमें क्या कह रहे हैं कि जनता की चित्तवृत्ति, वह जनता की चित्तवृत्ति के साथ साहित्य की इतिहास की परंपरा को जोड़ रहे हैं, यह बड़ी बात है। इसका अर्थ है कि किसी भी आप इतिहास दृष्टि में प्रवेश करेंगे या किसी भी रचना को समझने के लिए प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले, आगे एक लाइन छूट गया था अभी याद आया मुझे, वो आगे फिर कहते हैं कि ये चित्तवृत्ति क्या है, जनता की राजनीतिक है क्या, और क्या है, सामाजिक है, और यह धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी है। देखिए धार्मिक नहीं छोड़ रहे हैं, सांस्कृतिक नहीं छोड़ रहे हैं, इसको समझना होगा। हम धर्म को छोड़ देंगे तो भक्ति काल गायब हो जाएगा हमारा। हम तो साहित्य वाले हैं भाई, हमारी दृष्टि व्यापक है। आप धर्म को किस रूप में लेते हैं, ये आपकी अपनी समस्या है, ये अपने दृष्टिकोण है आपका। धर्म तो उस पर तो अलग से बात हो सकती है। तो मैं कह रहा था कि ये साहित्य में जब भी हम उसको समझने की ज़रूरत होती है तो मुझे धर्म या संस्कृति, समाज, इतिहास, राजनीति सबकी ज़रूरत पड़ती है। इन सब की एक मुकम्मल दृष्टि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत की। आप देखिए, याद करिए मैनेजर पांडे की वो किताब इतिहास और क्या है, साहित्यिक दृष्टि, बहुत अच्छी किताब है, हम सबको पढ़ना चाहिए। उस किताब पर क्या, अभी किसी ने कहा दूसरी परंपरा की खोज नामवर जी की, वो क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब कबीर को इतने बढ़िया से लिखा, याद किया, तो क्या है, उन्होंने बीज बोया था रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को कहा प्रथम कवि, सबसे आप देखें इतिहास को लटकर कि उस काल में, भक्ति काल में उन्होंने प्रथम कवि उसे स्वीकार किया। ऐसा नहीं है कि कोई एकदम दुराग्रह है, कबीर ऐसे थे वैसे थे। कबीर को कहा विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनका वाक्य है, पढ़िए। कबीर को कहा कि विलक्षण, उनकी वाणी में बहुत जादू, वाणी बहुत असरदार थी उनकी। अब अक्षरशः तो नहीं याद रहता, लेकिन ऐसा ही आप देख लीजिए। तो तुलसी के बारे में कहा, इन्होंने कहा लोक मंगल। तुलसी के बारे में तो कहा कि जो उत्तर भारत की जनता है उसके हृदय में विराज रहा है तुलसी। क्या हृदय मतलब उसमें विराज रहा है। आज भी हम सब जान रहे हैं कि उत्तर भारत के हृदय में विराज रहे हैं। मुझे लगता है, मैं कह रहा हूँ अधिकांश तो स्वाभाविक है, कितने प्रासंगिक है। आज देखिए राम पर ही बात होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कबीर पर नहीं होनी चाहिए, कबीर पर भी होनी चाहिए, लेकिन जो अभी देखिए कितनी दूरदृष्टि थी उनकी, रामचंद्र शुक्ल की। मैं प्रासंगिकता बता रहा हूँ। कबीर ने भी तो राम को ही चुना, कबीर के पास भी राम है। तो इस तरह की बातें हैं। और इस तरह से इतिहास लेखन पर देखिए, काल विभाजन पर गौर करें। बात करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। काल विभाजन देखिए कितना सुंदर काल विभाजन किया रामचंद्र शुक्ल ने। याद करें क्या कहा उन्होंने, वीर गाथा काल। किसी ने नहीं कहा, क्यों कहा, इस पर भी सोचना चाहिए। सिद्ध सामंत काल किसने कहा, राहुल संघ। लेकिन उन्होंने वीर गाथा काल ही क्यों कहा, इस पर विचार करना चाहिए। जिज्ञासा आए तो अपने सीनियर से, अपने गुरुजी सबसे बातचीत करनी चाहिए। तो वह अलग से बात हो सकती है, मैं सिर्फ वो संकेत में कह रहा हूँ। तो इसलिए भी कहा कि देखिए मैंने जो सोचा, आज इस विषय को सोच रहा था, ये ताज़ा एकदम मेरे मन में आया कि क्यों कहा उन्होंने। तो मैं इसको ऐसे देख रहा था कि देखिए वो उपनिवेश का दौर है और वो बार बार क्या कह रहे हैं, लोक मंगल की बात करते हैं। हमेशा सकारात्मक जो साहित्यकार होता है वो आपको समस्या की ओर इशारा करता है, लेकिन समाधान की ओर भी वो दूरदृष्टि अपनी रखता है और दिखाता है, जनता को एक तरह से संकेत करता है। कि उन्होंने कहा कि यह वीर गाथा काल है। वीर गाथा काल में आप सबने पढ़ा होगा जो ग्रंथों को रखा, और उसमें कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि उन्होंने शुरुआत की आदिकाल की, राजा भोज से लेकर के हमीर तक के आसपास तक, यही है ना। तो इसको देखिए, राजा भोज, हम लोग नाम सुनते ही एक अलग ऐतिहासिक गर्व की बात होती है। यह अलग विषय है कि उन्होंने सिद्ध को सांप्रदायिक कोटि में रख दिया, इस पर भी बात होनी चाहिए। कमियों पर भी बात होनी चाहिए, उनकी कमी थी। एक बड़े रचनाकार कितना करेगा, मैं ही कुछ बोलूँगा तो कहिएगा ये छूट गया, या कोई भी बोलेगा तो कहेगा कुछ तो कमी होगी, या मुझसे भी आप असहमत हो सकते हैं। ये होना चाहिए। इसलिए सवाल यह है कि उनकी हर बड़े रचनाकार की एक सीमा होती है। उन्होंने जो कर दिया, याद करें आप, कितना था जन्म उनका
1884, यही है ना? 84। हाँ, आज ही के दिन उसकी भी बधाई देता हूँ, आप लोगों को भूल गया था। तो 1884 से लेकर के उनका निधन हुआ था, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ 1941 में हुआ था। आप जो जोड़ लीजिए उंगली पर कितना साल हुआ, 57-58 साल मात्र, यही है ना उनका जीवन रहा। वो व्यक्ति 57 वर्ष की आयु में कैसे इतनी बड़ी बात कह रहा है, कितना काम कर गया। वो हिंदी आलोचना को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इन्होंने कहा कविता क्या है, उस पर टेक्स्ट पर बहुत बात हो गई, मैं उसे सिर्फ जोड़ दे रहा हूँ आज के समय से। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही सोनू जी ने कि हृदय और बुद्धि की जो बात उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने की है कि दोनों का सामंजस्य बहुत जरूरी है। आप जब कोई निर्णय लेते हैं तो बुद्धि से लेते हैं। हृदय, मुझे लगता है यह मेरा है, हो सकता है मैं अपने ढंग से बोल रहा हूँ कि हृदय जो है मनुष्य के जीवन का आधार है। लेकिन हम काम को गति जब देते हैं, हम अपनी जीवन प्रक्रिया को जब आगे रखना चाहते हैं या प्रक्रिया जब बढ़ती है, मनुष्य के जीवन की गति होती है, तो उसमें बुद्धि की भूमिका ज़्यादा होती है या बहुत अवश्य होती है, क्योंकि वो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे उससे। तो वो बड़ी बात उन्होंने कही। देखिए भक्ति काल पर क्या कहा, भक्ति की परिभाषा सुंदर उन्होंने दी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि श्रद्धा और प्रेम के योग के नाम को भक्ति कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा है। पूरा भक्ति काल को याद करें। जब आपने ईसाइयत की देन की चर्चा की तो मुझे याद आ रहा है, उन्होंने वो जो डिबेट एक छिड़ गया है, एक बहस, लंबी बहस चली है, जिस प्रकार भक्ति के आंदोलन के उदय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना, इस पर लंबी बहस है। मैं रामचंद्र शुक्ल के साथ हूँ, इसलिए भी साथ हूँ कि मेरी आस्था है, धर्म में आस्था है मेरी, कहना चाहिए। और ये जब वो कह रहे थे कि अब हताश और निराश जनता, अपने पौरुष से हताश और निराश जनता के पास मंदिर और उस देवता के शरण में जाने के अलावा कोई उपाय ही नहीं था। ये क्यों कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल? याद करें, पूरा काल है, क्या है, मुगल काल पूरा। और देखिए उस समय भक्ति काल का पूरा परिदृश्य, भारतीय जनता की आंखों के सामने मंदिर तोड़े जा रहे थे। उनकी आंखों के सामने जो उनके आराध्य थे उनको नष्ट किए जा रहे थे। उनकी आंखों के सामने जो उनके राजा थे एक तरह से सरेंडर हो चुके थे, गुलाम थे हम सब। पूरा प्रभुत्व था पूरा उनका, जो हम पर, जिनके हम उपनिवेश थे, एक तरह से जिनके हम गुलाम थे। उपनिवेश से ज़्यादा गुलाम होगा, अंग्रेज़ों के संदर्भ में उपनिवेश कहना ज़्यादा था। तो मैं यह कहना चाहता हूँ इस बात से कि मुक्तिबोध ने कहा, आप मुक्तिबोध के पास जाएं ना, उन्होंने कहा कि दुख और कष्ट के कारण, उनकी जो टिप्पणी है भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर, कि दुख और कष्ट के कारण जनता जो है जनता के भीतर भक्ति आंदोलन का प्रभाव हुआ। अब देखिए दुख कष्ट तो बता रहे हैं मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल क्या बता रहे हैं, हताश निराश। क्या हताश निराशा का संबंध नहीं है? बिल्कुल सीधा सीधा, कितने मैं क्लियर कह रहा हूँ, देखिए उसको जोड़िए। और क्या कई लोगों ने कुछ कहा, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भारतीय चिंतन का वो विकास है, तो उसको आप टकरा क्यों रहे हैं? एक और कमी है हमारे, अब सबको विचार करना चाहिए कि हिंदी आलोचना या कोई भी बहस हो तो टकराना का मतलब ये नहीं कि आप तोड़ फोड़ कर दें। ऐसी आलोचना, विध्वंसक आलोचना में मैं सहमत नहीं हूँ। कोई हो सकते हैं, वो समानांतर चलिए, आप अपनी बात कहिए, वो अपने कह दी। अब रामचंद्र शुक्ल के नाम पर युग पड़ा, तो इसका लेखन किसने किया? बाद के लेखकों ने, या ना उपन्यास का इतिहास गोपाल राय जैसे बहुत नाम है, जब लिखा गया तो तब न किया गया। तो हम क्या कहेंगे प्रदीप के नाम पर क्यों नहीं किया गया? यह गलत धारणा है। इसे ऐसे देखें, एक तो इतिहास लेखन हो चुका है, या बच्चों में एक फूहर डिबेट कहते हैं इसको हम लोग, तो हम आपके साथ हैं तो कह देता हूँ, ये सब गलत बात है। इस पर चर्चा मत करिए, ये चर्चा करिए कि भक्ति के आंदोलन के जो कारण है वो क्यों कहा उन्होंने, इस पर बात होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी के नाम पर चल गया, आप में बहुत प्रतिभा है तो लिख दीजिए, एक अलग ही बना दीजिए इतिहास। इन्होंने तो कहा, किसी ने कहा कि ऐसा इतिहास लिख दिया कि आपने ही कहा कि वो निर्जा माधव से लेकर सबकी चर्चा की, लेकिन उस इतिहास ग्रंथ को आप विस्मृत करके नहीं चल सकते हैं। हम सब इसमें सहमति व्यक्त करते हैं, लगता है क्या गलत हूँ? नहीं, सही। और वो आधारभूत एक तरह से वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो हमारा, उसके बिना हम चली ना। हाँ, कबीर पर कमी है, रामचंद्र कमी पर अब आता हूँ। कबीर पर तो उन्होंने ठीक से नहीं लिखा, लेकिन कबीर के बारे में क्या कहा, मैंने तो बार बार कहा इस पर, तो कभी कहा था कि पहला कवि उन्होंने बताया, और यह भी कहा कि
कबीर जो है, जो नाथों के समय से जो भक्ति और प्रेम का हृदय सूख रहा था, उसको बड़े भूभाग को बचाने का काम किसी ने किया तो वो कबीर ने किया। अब देखिए कितनी बड़ी बात है यह। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कबीर के, ये लड़ाई वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये देखिए कि उनकी सीमा थी, उन्होंने उस पर, हो सकता है मन पर, हमारी रुचि है, मैं बोलता हूँ तो अपनी रुचि से, सब बोलते हैं अपनी अपनी रुचि, लेकिन रुचि क्या है यह सवाल बड़ा है कि आपकी व्यापकता कितनी है, सबको कितना समा रहे हैं आप, यह बड़ी बात होती है। तो और कमियां हैं, जैसे आप देख लें केशव दास को खैर रख दिया तो उन्होंने भक्ति काल में रखा, उनके अपने तर्क थे। सिद्ध को सांप्रदायिक कोटि बता दिया, कहा कि मैं इसको इसे, लेकिन उनकी भी जो अच्छाई थी कहा उन्होंने ना, हाँ उनकी सीमा थी, उन्होंने संवत 1050 से लेकर 1375 तक, यही है ना संवत, उन्होंने आदि काल को रखा। तो उनका मानना था कि जो प्राकृत भाषा है उसकी अंतिम जो कड़ी है वहाँ से मैं आदिकाल की उत्पत्ति बनाता हूँ। तो अपने अपने विद्वानों ने अलग अलग मत दिए, सबके मत है। और अच्छी बात है कि भक्ति काल का जो नामकरण हुआ है उस पर गौर करें। सगुण निर्गुण के अंतर्गत जो उन्होंने कहा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, इसके बाद क्या कहा, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी कहा। देखिए यह अभी भी हम लोग रटते हैं ना, तो यही लिखना पड़ता है। आप कहाँ बचेंगे शुक्ल जी से, वो तो बड़ी बात है। तो एक याद आ रहा है, सूरदास के बारे में उन्होंने बड़ा सुंदर कहा है। सूरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कितने मनोयोग से हम सब ने चर्चा की कि सूरदास पर है उनका भ्रमर गीत, उनकी भूमिका पढ़िए, जबरदस्त, मतलब इतनी विलक्षण भूमिकाएं हैं। ये नलिन विलोचन शर्मा की याद आ रही है, बिहार के थे, बड़े इतिहास, साहित्य इतिहास दर्शन। उन्होंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल अपने समय के भारतीय भाषा के सबसे बड़े समीक्षक। देखिए समीक्षक कह रहे हैं, और मैं यह कह रहा हूँ कि कोई भी आलोचक बिना समीक्षक बने कोई आलोचक हो ही नहीं सकता। तो वहाँ आपको ऐसे देखिए कि कितने बड़े आलोचक थे। तो थोड़ा विषयांतर हो जाता हूँ ज़्यादा बोलने के चक्कर में भी। मैं था वहाँ, कहाँ, सूर के पास, तो सूर पर मैं बात कर रहा था। सूर के बारे में कितना सुंदर लिखा, देखिए सबको याद होगा, आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे कि सूर के बारे में कहा रामचंद्र शुक्ल ने कि ऐसा कवि जो श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक आया हो, हाँ, बंद आँखों से, है ना, बंद आँखों से ऐसा शायद ही कोई कवि हो जो श्रृंगार, इतना बढ़िया उन्होंने कहा, कितनी मज़ेदार बात है। देखिए सूर के बारे में यह भी कहा कि अष्टछाप जो हम लोग सब जानते हैं, वल्लभाचार्य याद आ रहा होगा, उसमें 8 कवि थे, तो उसमें एक तो सूरदास भी थे। सो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, कहा कि जो अष्टछाप में वाणी की झंकारें बनी, उसमें सबसे मधुर और बढ़िया सुंदर झंकारें जिनकी थी वो किनकी थी, सूरदास की थी। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, मतलब थोड़ा ये कह रहा हूँ कि कितनी अच्छी अच्छी बात है, सब पर बात हो सकती है। थोड़ा आप और आगे चलें तो इस तरह की बातें हैं। जैसे रामविलास शर्मा ने बड़ा सुंदर कहा, इन्होंने एक किताब का नाम लेते लेते रामविलास शर्मा की किताब का ही नाम नहीं लिया, सही उन्होंने बोला मैंने सबसे पहले कि सबसे पहले आपको रामविलास शर्मा की किताब से ही शुरुआत करनी तो नाम मतलब याद कर रहा हूँ जहाँ तक, क्या है, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल और हिंदी नवजागरण, यही है ना, हाँ, ये छूट रहा था, जुड़ गया। तो यह किताब जब देखें तो उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है, कहा है नवजागरण जब भी हमको रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उसको इस रूप में उन्होंने याद किया कि जो काम प्रेमचंद के उपन्यासों ने किया, जो काम निराला की कविताओं ने किया, वही काम रामचंद्र शुक्ल ने किया। देखिए ये रामविलास शर्मा की टिप्पणी। तो इन सबको भी हमें देखना चाहिए। मुझे लगता है ज़्यादा समय हो रहा है, हिंदी आलोचना, नवजागरण नहीं, हिंदी आलोचना। नवजागरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में था। नहीं देख लीजिएगा, हिंदी आलोचना ही है, देख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी आलोचना राजकमल प्रकाशन से। तो उसको जो है इस तरह से याद करना चाहिए। शेखर जोशी की भी बात हुई, अच्छा लगा सब लोगों ने, और दिनकर पर भी बात हुई। ये बात करने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को, किसी को बंधन नहीं है, स्वतंत्र ही, कम लोग रहें, अच्छी बातचीत करें, अच्छा लगता है। और इस तरह से हम लोग जुड़ते हैं, किसी बहाने रचनाओं का नाम जान जाते हैं, आप एक दूसरे को जानते भी हैं। तो यह एक पूरी तरह से कविता पर इन्होंने बात कही। एक और याद आ रहा है, नागार्जुन ने लिखा, घन धन 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 धिनाक घन बजे। ये जो सुन रहे हैं आप पंक्ति, कविता की पंक्ति है, घन 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 घन, ऐसे धन 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 धिनाक घन बजे, ऐसा है। तो देखिए ये क्या है, नाद सौंदर्य है। इन्होंने नाद सौंदर्य की बात की, मैं जोड़ रहा हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे नाद सौंदर्य आता। कितनी अच्छी बात कही सोनू जी ने।
कविता को जब भी लय की ज़रूरत होगी या कविता हिंदी समकालीन आलोचना को जब भी मुसीबतें आएगी तो रामचंद्र शुक्ल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि लय खोजने के लिए, भाषा के लिए। आप याद करिए, उन्होंने जनता की चित्तवृत्ति कहा, शिक्षित जनता है वो, है ना, क्यों कहा है, यह अलग विषय है। उस समय याद करिए कि जब वो लिख रहे थे किस तरह से थे और वो बातें उनकी कौन सुनने वाले थे। कहा जाता है एमए के नोट्स थे ना वो, जो पढ़ा रहे थे, वो हिंदी साहित्य का इतिहास क्या था, वो तो बच्चों के लिए शिक्षित जनता ही है ना, आप सब शिक्षित जनता है। तो ये सब बातें हैं। तो कविता में वो कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। इस तरह से हम लोगों ने कई पक्षों पर बातचीतें की और मुझे लगता है कि बहुत बातें हुई है। तो इस तरह से मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ रामचंद्र शुक्ल की, क्योंकि कविता किसी ने नहीं कही, तो 4-5 लाइन की है, मुझे अच्छी लगी। और अंत में कविता का शीर्षक इसमें नहीं मिला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। हम लोग थोड़ा मतलब देखिए कि एक आलोचक, अच्छा ये जितने बड़े आलोचक हुए सब ने कुछ कविताएं, रामविलास शर्मा तो बहुत सप्तक में ही कवि हाँ, आलोचक सप्तक भी के कहते कवि। हैं। तुम भी ग्राम खुले सपने हो, रूप रंग में वही बने हो, कटी मटी हरियाली में तुम वैसे ही तो जड़े हुए हो, उठे तरल श्यामल दल गुम्फित अंचल में ही पड़े हुए हो, धरती माता की मटियाली भरी गोद यह रहे निराली। मतलब एक छोटा सा मैंने ये बताया कि देखिए कविता कैसी है उनकी, देखिए भाषा देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं, प्रकृति सुषमा है, धरती माता को याद कर रहे हैं। अब देखिए ये भी बात है, इस पर अलग से एक काम हो सकता है, उनकी कविताओं को लेकर के मुझे लगता है इस पर काम हो सकता है। तो इस तरह की बातें हैं। अब अंत में बस बात खत्म हो गई है। मुझे मूछे पर किसी ने बात की थी तो याद आ रहा है रामचंद्र शुक्ल की मूछे, जब हिंदी के जो प्रेमी होंगे उनको रामचंद्र शुक्ल की मूछे अवश्य याद आए। केदारनाथ सिंह ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल के मूँछों को देखते हुए। अच्छा, हाँ इस तरह का है कुछ, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, मैं अपने वो बोल रहा हूँ जो मुझे लगा। तो मैं ये सोच रहा था कि जब भी सुनेंगे, एक ही वाक़या ख़त्म हो रहा है कि जब भी एक फिल्म मैंने कभी देखी थी, नाम याद नहीं आ रहा, आप लोगों को याद हो, उसमें कहता है कि मूछे हो तो नथुराम की जैसी हो वरना न हो, क्या यही है ना, तो नटवर लाल, नटवर लाल फिल्म का नाम है, नटवर लाल। अच्छा, नटवर लाल फिल्म का यह प्रसंग है, वाक्य है। देखिए कहता है उसमें कि मूछे हो तो नथु लाल की जैसे हो वरना न हो। मैं कहता हूँ रामचंद्र हिंदी साहित्य के जो अपने आप पर गर्व करते हो कि हम मूछ रखना चाहते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि मूछे रखनी हो तो रामचंद्र शुक्ल की वरना न रखे। बहुत तो इस तरह से बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बढ़िया इस कड़ी को जोड़े रखना चाहिए। मैं एक व्यक्तिगत कह दे रहा हूँ, कुछ कल जो है नागार्जुन पर बातचीत का आयोजन है, किसी प्रिय और अपने बच्चों ने हिंदी विभाग के ने कहा कि नागार्जुन पर बातचीत करना चाहता हूँ, तो मेरी भी सबकी इच्छा होनी चाहिए, कल आएँ तो अच्छा लगेगा। इस तरह से बातचीत करेंगे, कुछ कविताएं हैं शायद पाठ्यक्रम में, तो उस पर बातचीत होगी। ठीक है, धन्यवाद। आपने जिस सरलता, सहजता और समरसता के साथ इस महफिल को जोड़े रखा, ये बहुत देखने योग्य है। अब आगे नीरज भैया को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाने से पहले मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता श्रद्धांजलि, जो आचार्य शुक्ल की, जब आचार्य शुक्ल का देहांत हुआ था तब निराला जी ने शुक्ल के लिए ये कविता लिखी, श्रद्धांजलि। तो मैं 2 मिनट उस कविता की आवृत्ति प्रस्तुत करके इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन के लिए नीरज भैया को बुलाना चाहूँगा। तो प्रस्तुत है, प्रस्तुत है श्रद्धांजलि। आगे तो अंधेरा हो जाएगा। प्रस्तुत है श्रद्धांजलि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अमानिशा थी समालोचना के अंबर पर, उदित हुए जब तुम हिंद के दिव्य कलाधर। दीप्ति धृतिया हुई लीन खिलने से पहले, किंतु निशाचर संध्या के
अंतर में दहली। स्पष्ट तृतीया खिंची दृष्टि लोगों की सहसा, छिड़ी सिद्ध साहित्यिक से तुमसे जब वचसा। मुक्त चतुर्थी समालोचना वधु व्याह कर, लाए तुम पंचमी काव्यवाणी अपने घर। षष्ठी छह ऐश्वर्य प्रदर्शित कोश प्राण में, शिक्षण की सप्तमी महार्णव सप्त ज्ञान में। दिए अष्टमी आठों वसु टिकाओं में भर, नवमी शांति ग्रहों की दशमी विजित दिगंबर। एकादशी रुद्रता रामा कला द्वादशी, त्रयोदशी प्रदोषगत चतुर्दशी रत्न शशि, चतुर्दशी रत्न शशि। धन्यवाद। अब मैं नीरज भैया को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम की संकल्पना नीरज भाई की ही थी, तो इसके लिए विशेष रूप से बहुत आइए नीरज भैया। मंच को सादर नमन। आप सभी प्रिय बंधुओं के कारण ये कार्यक्रम आयोजित हो पाया और सभी प्रिय अनुजों को बहुत बहुत बधाई आज इस सफल आयोजन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि एक साथ जुटकर हम जो ये साहित्य के कार्यक्रमों को आयोजित कर पा रहे हैं, चर्चाएं कर पा रहे हैं। एक दौर हुआ करता था कि बातों बातों में से बातें बन जाती थी और एक ऐसी चर्चा परिपक्व बन जाती थी और एक ऐसा माहौल बन जाता था जहाँ पे बैठकर बातें करने का अलग ही आनंद होता था। आज इस तरह की चर्चाओं में जब बैठते हैं तो वो दौर याद आ जाता है कि हाँ, जब दौर था रात में कोई चाय बना कर ला रहा है अपने हॉस्टल से केतली में, कोई छोटे छोटे गिलासों में चाय बांट रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। और अच्छे जो जिनका विषय पर कमांड है, जिस रिसर्च स्कॉलर का किसी भी विषय पर हो, अपने विषय के विशेषज्ञ अच्छे से अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं और सब सुन रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ज्ञान का विस्तार हो रहा है। जो विशेषज्ञ हैं उसका अपने विषय पर कमांड और बढ़ रहा है। तो 140वीं जयंती जो रामचंद्र शुक्ल जी की आज आयोजित हुई, इस तरह की अनुभूति हो रही थी कि देखिए इतनी गंभीर चर्चाएं चल रही है और इतनी लंबी चर्चा चली, लगभग 1.5 घंटा होने को है हमारे बीच में, और आज हम लोग बैठे हुए हैं और गंभीरता से सुन रहे हैं। और ये जो यहाँ पे इतने बैठे हुए लोग अगर मौन हैं तो इसका मतलब गंभीरता तो अंदर बनी हुई। रामचंद्र शुक्ल वाली गंभीरता, बड़ी गंभीर अनुशासन जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। उसके लिए देखिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और आप सब लोगों का धन्यवाद और मेरा खुद का धन्यवाद। और तो इस तरह बने रहिए, साहित्य विशेष धन्यवाद। तो आप सब लोग इसी तरह जुड़े रहिए और साहित्य पर चर्चा होती रहेगी और अपनी सक्रिय भूमिका निभाइए और ज़्यादा से ज़्यादा सामने आइए पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, हो सकता है कि कम समय में इस बात की जानकारी आप तक पहुंची कि कार्यक्रम का आयोजन होना है। आगे से कोशिश करेंगे कि ध्यान रखा जाए, हम सब मिलके जो भी आयोजन कर रहे हैं, ये आपका आयोजन है। आप सब सिंगल लोगों को, सब को बोल रहा हूँ, ये आप सबका आयोजन है। हम लोग तो केवल माध्यम हैं। ये हमारा, आपका, मेरा, भाई साहब का, आपका, सबका आयोजन है। तो अपना समझ के आगे आइए, मंच को अपनाइए और इस मंच को समृद्ध कीजिए और विकास कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद